हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की इम्पॉर्टेंट थ्योरी। देखो, ये थ्योरी मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज करके बनाई है। सो आई होप इससे आप अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट मटीरियल एंड द इनडायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट, एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट। गाइस, पीवाईक्यू में ये पूरा क्वेश्चन आपका 18 मार्क्स का पूछा गया था। आप देख सकते हो कि थ्योरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता तो थ्योरी आपके लिए लाइफ सेवर बन सकती है। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो, पहला डिफरेंस है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जिसे हम डायरेक्टली एक प्रोडक्ट या जॉब से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मान लो मैंने एक जो है ग्लास बनाया है, ठीक है, मैंने ग्लास किस चीज़ का बनाया है? स्टील का ग्लास बनाया है। तो जितना स्टील उस ग्लास में यूज़ हुआ है, वो मटेरियल की जो कॉस्ट है, मैं डायरेक्टली पता कर सकती हूँ कि इस ग्लास बनाने में यूज़ हुई है, तो उसे मैं डायरेक्टली उस ग्लास की जो कॉस्ट है उसमें ऐड कर सकती हूँ। बट इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? ये वो मटेरियल की कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ तो हो जाता है, लेकिन उसे हम डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ट्रेस नहीं कर सकते। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसे हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसे हम ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है, लेकिन ये ओवरहेड का पार्ट बनता है। ठीक है, नेचर क्या होता है? ये डायरेक्टली कंज्यूम होता है प्रोडक्शन में, ये हेल्प करता है प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल क्या है? वुड इन फर्नीचर, स्टील इन ऑटोमोबाइल। यहाँ एग्जाम्पल क्या है? लुब्रिकेंट, ग्रीस, सैंड पेपर या क्लीनिंग मटेरियल। नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। देखो, एक्सपायर्ड कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जिसका बेनिफिट हम सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर में ले सकते हैं, या ये कहो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही उसका बेनिफिट यूटिलाइज हो जाएगा, तो दैट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कौन सी होती है? जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में भी ले सकते हैं। एक्सपायर्ड कॉस्ट को हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। इफेक्ट क्या होता है इसका प्रॉफिट पे? तो ये करंट रेवेन्यू को चेंज करता है, लेकिन अनएक्सपायर्ड कॉस्ट हमारे फ्यूचर पीरियड का जो रेवेन्यू होता है उसको चेंज करता है। अपीयरेंस क्या है? तो एक्सपायर्ड कॉस्ट को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वेजेस एक्सपीरियंस। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? क्लोजिंग स्टॉक या फिर प्रीपेड एक्सपेंस। अब डिफरेंस आता है कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का। देखो, कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली मैनेजर के कंट्रोल में होती है, मैनेजर उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जो मैनेजर के इन्फ्लुएंस में नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो, कंट्रोलेबल कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है, बट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की नहीं होती, क्योंकि वो उस कॉस्ट को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। स्कोप ऑफ कंट्रोल, तो ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर होता है। पर्पस, इसका पर्पस हम मतलब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए हम कंट्रोलेबल कॉस्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है? मटीरियल यूजेस, लेबर एफिशिएंसी। यहाँ एग्जाम्पल क्या है? फैक्ट्री रेंट या गवर्नमेंट टैक्सेस। देन नेक्स्ट डिफरेंस आता है रिलेवेंट कॉस्ट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट। देखो, रिलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो हमारे डिसीजन पे अफेक्ट करे, जिसे हम अपने डिसीजन लेते टाइम कंसीडर करें। इररिलेवेंट कॉस्ट वो होती है जिसका डिसीजन लेने से कोई लेना देना नहीं होता। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डिसीजन मेकिंग में? तो रिलेवेंट कॉस्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, हम उसे कंसीडर करते हैं डिसीजन लेते टाइम, लेकिन इररिलेवेंट कॉस्ट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग में। टाइम एक्सपेक्ट क्या है कि ये यूजुअली फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। इररिलेवेंट कॉस्ट हमारी पास्ट या फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इफेक्ट क्या होता है डिसीजन में? तो ये अल्टरनेटिव चॉइस को अफेक्ट करती है, बट ये अल्टरनेटिव चॉइस को अफेक्ट नहीं करता। एग्जाम्पल क्या है? एक्स्ट्रा मटेरियल कॉस्ट फॉर स्पेशल ऑर्डर। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? सम कॉस्ट या पास्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है या इसके पार्ट पूछ लिया जाए, मतलब बता दो वेस्टेज का क्या ट्रीटमेंट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पूछ लिया जाए, या फिर पूरा आपसे पूछ लिया जाए। तो इससे तो बहुत अच्छे से आपको करना है। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज, स्पॉयलेज, स्क्रैप, डिफेक्टिव्स इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग विद हेल्प ऑफ बिजनेस रिलेटेड एग्जाम्पल। तो देखो, अब हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। वेस्टेज क्या होता है, स्पॉयलेज क्या होता है। वेस्टेज मतलब लॉस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन, स्टोरेज या हैंडलिंग, इस तरीके से कि वो अपनी कंप्लीट वैल्यू लॉस कर चुका है और हम उसे बेच के कुछ भी पैसे नहीं कमा सकते। वेस्टेज का मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है या इवेपोरेट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, कोई भी सेलेबल वैल्यू छोड़
छोड़े बगैर। वेस्टेज बहुत ही कॉमन होता है इंडस्ट्रीज में, जैसे कि केमिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है। वेस्टेज नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल वेस्टेज जो है वो अनअवॉइडेबल है, उससे मतलब आप उसे कुछ भी करके रोक नहीं सकते, इतना वेस्टेज तो होना ही है। तो फॉर एग्जाम्पल एक टेक्सटाइल मिल में कुछ कॉटन जो है वो लॉस होगी इन फॉर्म ऑफ डस्ट ड्यूरिंग अ स्पिनिंग। एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है कि एबनॉर्मल वेस्टेज गलती की वजह से होता है। मान लो किसी ने केयरलेसनेस दिखा दी काम करने में, या मटेरियल को ढंग से हैंडल नहीं किया, या एक्सीडेंट हो गया, मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, तो उसकी वजह से जो वेस्टेज होगा दैट इज एबनॉर्मल वेस्टेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट, किस तरीके से इसको ट्रीट करना है। तो देखो नॉर्मल वेस्टेज को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल वेस्टेज को कॉस्टिंग P&L अकाउंट में शो किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्पॉइलेज। अब ये स्पॉइलेज क्या होता है, तो देखो स्पॉइलेज का मतलब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो डैमेज हो गई है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, और अब हम उसे रिपेयर नहीं कर सकते, और अब वो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगी। स्पॉइल्ड गुड्स जो है उसकी कोई वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो मैं आपको बता दूं कि वेस्टेज की कोई वैल्यू नहीं होती, वेस्टेज की कभी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन स्पॉइलेज की वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। और एक चीज़ और, जो वेस्टेज होता है ना वो हमारा रॉ मटेरियल में होता है। वेस्टेज कहाँ होता है, रॉ मटेरियल में। लेकिन जो हमारा स्पॉइलेज है वो फिनिश्ड गुड या फिर सेमी फिनिश्ड गुड या फिर फिनिश्ड गुड में होगा, ठीक है। देन आते हैं स्पॉइलेज को भी दो तरीके से क्लासिफाइड करा जाता है, एक होता है हमारा नॉर्मल और एक होता है हमारा एबनॉर्मल, और दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वो जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो होना ही है प्रोडक्शन में। एबनॉर्मल गलतियों की वजह से होता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो अगर नॉर्मल स्पॉइलेज है तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड कर लेंगे, एबनॉर्मल है तो उसे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज कर देंगे। जैसे वेस्टेज का ट्रीटमेंट था ना, अभी सेम ही ट्रीटमेंट है इसका भी, ठीक है। देन आता है स्क्रैप। देखो स्क्रैप का मतलब है रेजिडुअल मटेरियल जो बच जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद। जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कर लेते हैं, हमने कोई यूनिट प्रोड्यूस कर ली, उसके बाद जो थोड़ा बहुत मटेरियल बच जाता है दैट इज स्क्रैप, ठीक है। स्क्रैप जो है लेकिन किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि हम दूसरी यूनिट बनाने में स्क्रैप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरली कब अराइज होता है, ड्यू टू कटिंग, ट्रिमिंग, ड्रिलिंग, मशीन टर्निंग करते हुए या मशीन ऑपरेशन के टाइम पे। लेकिन स्क्रैप की कुछ वैल्यू होती है, उसको हम सेल कर सकते हैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को, या रीयूज कर सकते हैं माइनर पर्पस के लिए, ठीक है। अब इसका ना ट्रीटमेंट बहुत डिपेंड करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्क्रैप है ना उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप देख रहे हो कि कोई दो नहीं है, तीन तरीके से। पहला, अगर हमने स्क्रैप को सेल कर दिया, ठीक है, तो उसकी जो सेल्स वैल्यू है उसे हम मटेरियल कॉस्ट में से डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा जो हमने स्क्रैप सेल किया है उसकी जो सेल्स वैल्यू है उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड में क्रेडिट कर सकते हैं, इससे हमारी ओवरहेड एक्सपेंस कम हो जाएगी। इसके अलावा जो सेल्स वैल्यू है अगर वो किसी स्पेसिफिक जॉब पर्पज से रिलेटेड है तो हम उसमें उसको ऐड कर सकते हैं, इससे क्या होगा जो कॉस्ट है ना उस जॉब की या प्रोसेस की वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव वो यूनिट होती है जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो क्वालिटी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको मीट नहीं कर पाई, लेकिन हम उसको रिपेयर करके फिर से स्टैंडर्ड मीट करा सकते हैं। मैंने ऊपर आपको जो बताया था ना, जो ये वाली चीज़ बताई थी, ठीक है, स्पॉइलेज। स्पॉइलेज में क्या था कि वो स्टैंडर्ड को मीट कर ही नहीं पाएगी, अगर हम उस पर रीवर्क भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाएगी। लेकिन डिफेक्टिव जो होता है ना, अगर उस पर रीवर्क कर दिया जाए तो वो स्टैंडर्ड जो है, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड उसको मीट कर पाएगी, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। देखो अगर नॉर्मल डिफेक्ट्स है तो उसकी जो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट आती है वो फैक्ट्री ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में जाती है। लेकिन अगर एबनॉर्मल डिफेक्ट है तो उसकी जो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट आती है वो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज होती है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ओवरहेड, गिव देयर क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेन द फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड इन डिटेल। देखो ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड के अंदर जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट आती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, वो सब कुछ हमारा ओवरहेड के अंदर आता है। अब तुम्हें पता है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो किसी भी एक प्रोडक्ट से, किसी भी एक जॉब से रिलेटेड नहीं होती है ना, तो उसे हम ओवरहेड करते हैं। ओवरहेड के अंदर क्या क्या आता है यहाँ पे आप देख सकते हो। ओवरहेड को हम क्या बोलते हैं, ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं, या सप्लीमेंट्री कॉस्ट, या फिर बर्डन भी बोलते हैं, नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट भी बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं ओवरहेड की। तो देखो ओवरहेड को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन फंक्शन, एलिमेंट, बिहेवियर एंड कंट्रोलेबिलिटी। अगर हम फंक्शन के बेसिस पे देखें
तो पहला आता है हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री में हुई हो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सब। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या आता है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में यूज किए कॉस्ट इनकर्ड होती है, ठीक है, जैसे कि ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, लीगल एक्सपेंस या ऑडिट फी। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको बेचने में जो भी कॉस्ट आती है, जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, सेल्समैन सैलरी, शोरूम एक्सपेंस। देन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब क्या है, स्टोरिंग, पैकिंग, डिलीवरिंग अ फिनिश्ड गुड टू द कस्टमर। स्टोर करने में, पैक करने में, या जो फिनिश्ड गुड्स है उसको कस्टमर को डिलीवर करने में जो भी कॉस्ट आती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर हम क्लासिफिकेशन करें एलिमेंट के बेसिस पे, तो हमारा पहला आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो किसी जो प्रोडक्शन में तो यूज हुआ है लेकिन किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से ट्रेस नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो प्रोडक्शन में तो यूज हुई है लेकिन किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से ट्रेस नहीं हो सकती। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वही सारी एक्सपेंसेस जो मटेरियल और लेबर को छोड़ के हैं, जैसे इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और ये भी किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे हम चार्ज नहीं कर सकते। अगर हम बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखें तो हमारा आता है फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड। और हमसे क्वेश्चन ने इसी को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, फिक्स्ड ओवरहेड वो ओवरहेड एक्सपेंस होती है जो कॉन्स्टेंट रहती है। आपकी प्रोडक्शन चाहे 100 यूनिट की हो चाहे 1000 यूनिट की हो, फिक्स्ड ओवरहेड सेम ही रहेगी। लेकिन जो यूनिट कॉस्ट होती है ना, यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड, वो हमारी कम होती चली जाती है। देखो कैसे, मान लो अगर हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है, 5000 है, ठीक है। अब अगर मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस करी तो एक यूनिट पे कितना आएगा, 50 रुपये, है ना। एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आएगी, 50 रुपये। लेकिन अगर हमारी फिक्स्ड ओवरहेड 5000 ही है, लेकिन हमने जो यूनिट प्रोड्यूस करी वो 1000 करी, तो एक यूनिट पे जो फिक्स्ड ओवरहेड आएगी वो कितनी आएगी, 5 रुपये आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, ठीक है। यह एग्जाम्पल देके भी मैंने ये चीज़ समझाई है। देन नेक्स्ट आता है वेरिएबल ओवरहेड। देखो, वेरिएबल ओवरहेड वो ओवरहेड एक्सपेंस होती है जो डायरेक्टली वेरी करती है और प्रपोर्शन होती है टू द चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम। मतलब ये मानो कि जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी ना उतनी ही ज़्यादा वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड होती है वो फिक्स्ड रहती है अंडर द रिलेवेंट रेंज। अब आता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड में क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट इसका फिक्स्ड की तरह काम करता है और कुछ कंपोनेंट इसका वेरिएबल की तरह काम करता है। मतलब कुछ कंपोनेंट तो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कंपोनेंट जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो वो भी इंक्रीज होता है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से इंक्रीज तो होता है, लेकिन उतना प्रोपोर्शनेटली या इतना डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होता जितना वेरिएबल होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ऑल्सो एक्सप्लेन द रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस है जिससे हम ओवरहेड एक्सपेंस को चार्ज करते हैं कॉस्ट यूनिट पे, जैसे प्रोडक्ट पे, जॉब पे या सर्विस पे। अब क्योंकि ओवरहेड तो इनडायरेक्ट है ना, तो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट पे तो चार्ज नहीं कर सकते, तो हम मेथड यूज करते हैं ताकि हम इसे चार्ज कर सके प्रोडक्ट, जॉब या सर्विस पे, ठीक है। अब देखो, इसके कई सारे मेथड है। सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज मेथड। इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट मटेरियल जो यूज़ किया है ना, डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट आई है उस बेसिस पे ओवरहेड को चार्ज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनटू 100, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया। एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल और ईजी होता है कैलकुलेट, सूटेबल होता है मटीरियल कॉस्ट अगर डोमिनेंट है तो, और कन्वीनियंट होता है छोटे फर्म्स के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि लेबर और मशीन यूजेज को इग्नोर कर देता है। जो मटीरियल प्राइस है वो फ्लक्चुएट भी हो सकता है, तो उस केसेस में ये गड़बड़ा भी सकता है, और ये मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट मेथड, दैट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जाता है ऑन अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसकी एडवांटेज क्या है कि ये भी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी है। देन इसके बाद ये सूटेबल होता है जहाँ पे लेबर ऑपरेशन डोमिनेट कर रहा होता है। लेबर कॉस्ट डेटा अगर रीडली अवेलेबल है तो बहुत ही एडवांटेज है। तो उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम टेकन फॉर प्रोडक्शन को इग्नोर कर देता है। वेज रेट में डिफर अमंग द वर्कर, वेज रेट जो होती है वो अलग अलग होती है वर्कर्स के अंडर, और ये सूटेबल नहीं है हाईली मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट आता है प्राइम कॉस्ट परसेंटेज मेथड। गाइस, अगर आपको पता हो कि प्राइम कॉस्ट के अंदर जो है दो चीज़ आती हैं क्या, एक तो हमारा आता है डायरेक्ट मटीरियल और एक हमारा आता है डायरेक्ट लेबर,
ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट इन दोनों चीज़ को करके बनता है। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ओवरहेड डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट अगर निकालने को आया तो आप कैसे निकालोगे, आप डायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट लेबर के साथ ऐड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया। अब इसके एडवांटेज क्या है कि ये कंसिडर करते हैं लेबर को भी मटीरियल को भी, सिंपल टू ऑपरेट है, यूजफुल है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, कोई साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं होता, ये टाइम फैक्टर और मशीन यूजेज को इग्नोर करता है। फ्लक्चुएशन अगर हो गया मटेरियल प्राइस में तो इससे एब्जॉर्प्शन रेट को भी अफेक्ट पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड। यहाँ पे क्या होता है, जो लेबर आर वर्कड है ना उसके बेसिस पे ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जाता है। फॉर्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल लेबर आर, ठीक है। एडवांटेज क्या है, साइंटिफिक एक्यूरेट होता है, टाइम फैक्टर को कंसीडर करता है, सूटेबल है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है ना लेबर आर की वो करनी पड़ती है कि किस लेबर ने कितने घंटे काम किया, और डिफिकल्ट जहाँ पे वर्कर जो है वो मल्टीपल जॉब कर रहे होते हैं, और ये सूटेबल नहीं होती जहाँ पे मशीन डोमिनेटिंग इंडस्ट्री हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मशीन आर रेट मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जाता है ऑन अ बेसिस ऑफ मशीन आर यूज्ड इन अ प्रोडक्शन। फॉर्मूला क्या होता है कि ओवरहेड को डिवाइड कर देते हैं जितने भी मशीन आर यूज हुए हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि साइंटिफिक और एक्यूरेट है, सूटेबल है हाईली मैकेनाइज इंडस्ट्री के लिए, एक्चुअल मशीन यूटिलाइजेशन को कंसीडर करा जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे डिटेल मशीन आर रिकॉर्ड आपको चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली है मेंटेन करना, सूटेबल नहीं है अगर कोई लेबर डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है तो। देन हमारा सिक्स्थ मेथड आता है यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। इसमें क्या होता है, ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट कितनी प्रोड्यूस करिए। फॉर्मूला क्या होता है, ओवरहेड रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो। एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड ईजी है, सुटेबल फॉर कंटिन्यूस प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए, ईजी कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं हम यूनिट्स के बीच में। डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम और कॉम्प्लिसिटी जो डिफरेंस होता है उसको इग्नोर कर देता है, सुटेबल नहीं है अगर प्रोडक्ट का जो साइज और क्वालिटी है वो अलग अलग है तो, लेस एक्यूरेट है फॉर डिवर्सिफाई प्रोडक्शन। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the job costing as a method of costing, also state the industry where it can be used with the help of example। देखो जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, अब तुम ना इसे इस एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम टेलर के पास गए तो टेलर ने जिस तरीके से तुम्हारा सूट सिलना है उस तरीके से रिंकू का तो नहीं सिलना होगा, रिंकू का साइज़ अलग है, रिंकू की फिटिंग अलग है, रिंकू को कोई और डिज़ाइन चाहिए, आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेलर की जॉब है वो हर एक कस्टमर के लिए अलग है, तो इसीलिए वो आपको जितने प्राइस चार्ज करेगा रिंकू को उतने नहीं करेगा, रिंकू को अलग चार्ज करेगा क्योंकि रिंकू ने तो और ज़्यादा डिज़ाइनर कपड़े बनवाए हैं। तो इसे कहते हैं जॉब कॉस्टिंग, मतलब हर जॉब को अलग तरीके से रिकॉर्ड करना, कितने पैसे किस कस्टमर को चार्ज करने हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब डन, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग को जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं। इट इज द मेथड ऑफ कॉस्ट असेसमेंट, मतलब हम कॉस्ट को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी कॉस्ट चार्ज करनी है इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रोडक्शन जो है ना वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रही हो कस्टमर के, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना जॉब कॉस्टिंग का वो ये होता है कि हम कॉस्ट का पता कर सके, प्रॉफिट का पता कर सके और लॉस भी देख सके कि इंडिविजुअल जॉब करने में सेपरेटली हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस आया है, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं जॉब कॉस्टिंग के, तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है कस्टमर के ऑर्डर के बाद होती है, ठीक है। सेपरेट कॉस्टिंग होती है हर एक जॉब की। नॉन यूनिफॉर्म प्रोडक्शन है क्योंकि रिंकू का सूट आपके सूट से अलग है तो यूनिफॉर्म प्रोडक्शन नहीं है, अलग अलग प्रोडक्शन है सबके लिए। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली चार्ज होता है रिस्पेक्टिव जॉब को। इसके अलावा जो ओवरहेड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सुटेबल एब्जॉर्प्शन मेथड से। ये प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइन करने में हेल्प होता है। इसका जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन में हमसे जो एक्चुअली पूछा है दैट इज इंडस्ट्री जहाँ पे जॉब कॉस्टिंग यूज होती है। तो देखो एक तो प्रिंटिंग प्रेस में यूज होती है, क्यों, क्योंकि आपको जिस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है, क्या उसमें प्रिंट कराना है, ज़रूरी नहीं कि मुझे भी उसी तरीके से कराना हो, उसी पेपर पे कराना हो और वही कंटेंट प्रिंट कराना हो, तो प्रिंटिंग प्रेस में। इसके अलावा ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप, क्योंकि आपकी बाइक में क्या दिक्कत है वो अलग है, रिंकू की बाइक में क्या दिक्कत है वो अलग है, तो इसलिए ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप पे इसका यूज़ होता है। इसके अलावा एक टेलर का तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन, अब आपको अपना जो घर है वो जिस तरीके से डेकोरेट कराना है, ज़रूरी नहीं ना मुझे भी उस तरीके से कराना हो, सबको अपना घर अलग अलग तरीके से डेकोरेट कराना है, अलग अलग डिज़ाइन यूज़ करना है। इसके अलावा जनरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री,
ये इंजीनियरिंग फर्म जो है ना वो कस्टमर की जो मशीनरी और इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। देन मशीन टूल मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट मशीन टूल को मैन्युफैक्चर किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कस्टमर, ठीक है। गाइज अगर आप ये वाली चीज़ लिख कर आ रहे हो ना, लाइक आप इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिख के आ रहे हो, मशीन टूल मैन्युफैक्चर लिख के आ रहे हो, या कोई और भी एग्जाम्पल लिख के आ रहे हो, तो उसको एक्सप्लेन करके आना ताकि एग्जामिनर को भी समझ आए कि आप क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ नाम लिख कर मत आ जाना। इसके अलावा हॉस्पिटल में कैसे, अब आपको कोई अगर दिक्कत है, आप ट्रीटमेंट के लिए गए हो तो आपको अलग कोई मेडिसिन दी होगी, उसका बिल अलग होगा। लेकिन जो रिंकू गया है, रिंकू को तो अलग दिक्कत है, तो रिंकू का जो मेडिसिन बिल है वो अलग होगा। तो हॉस्पिटल भी क्या करता है, जॉब कोस्टिंग का यूज़ करता है। एडवांटेज क्या है जॉब कोस्टिंग की, कि ये डिटरमाइन करता है एग्जैक्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिट हर एक जॉब का। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो कंट्रोल कर सके कॉस्ट को और रिड्यूस कर सके वेस्ट को। ये प्रोवाइड करता है बेस फॉर फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेशन। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लरिकल का वर्क बढ़ जाता है, डिटेल रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ती है, टाइम कंज्यूमर एंड एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव योर व्यू रिगार्डिंग जस्टिफिकेशन इन चार्जिंग अ प्रॉफिट ऑफ ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ चार्जिंग अ प्रॉफिट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। देखो तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, डैम एंड शिप। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में। अब ज़रूरी नहीं ना कि जो ब्रिज बनाने की बात की गई है वो 1 साल में बन के तैयार हो जाए, हो सकता है अगले 10 साल लगे उसे, है ना। तो उस केस में अगर मैं पूरा 10 साल का प्रॉफिट एक ही बार अपने अकाउंट में दिखाऊंगी तो उससे क्या होगा, पहली चीज़ तो मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि पहले 10 साल में मेरा प्रॉफिट बहुत कम होगा लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब मैं एक ही बार इतना सारा प्रॉफिट दिखाऊंगी तो मुझे टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको जस्टिफाई करके आना है कि हाँ जो ये प्रॉफिट चार्ज करते हैं हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का वो सही है, उसका जस्टिफिकेशन दे के आना है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं फॉर अ जस्टिफिकेशन। इट हेल्प इन मैचिंग अ रेवेन्यू विद द एक्सपेंस इनकर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। देखो हमारी जो अकाउंटिंग है ना वो मैचिंग प्रिंसिपल पे काम करती है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो फ़ायदा आपको हुआ है ना उस फ़ायदा कराने में जो भी आपकी एक्सपेंस हुआ है, जो भी खर्चा हुआ है, वो भी उसी साल में दिखाओ जिस साल में आप वो फ़ायदा दिखा रहे हो। इसके अलावा हम पार्शियली प्रॉफिट रिप्रेजेंट करके ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की। इसके अलावा एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन जो होगी एनुअल प्रॉफिट में उसको भी अवॉइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। जिसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी प्रोग्रेस पेमेंट मिलती रहती है जितना उसने काम कंप्लीट कर दिया है। ये शेयर होल्डर और मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है ये देखने में कि एक्चुअली कितना परफॉर्मेंस हो रहा है ईयरली बेसिस पे। ये एक्सेसिव टैक्स बर्डन भी हमारा रिड्यूस करता है। अब मेथड क्या होते हैं चार्ज करने के प्रॉफिट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 25% से कम कंप्लीट हुआ है ना, 25% से कम कंप्लीट हुआ है तो हम कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर 25% से 50% के बीच में हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो नोशनल प्रॉफिट है उसको निकालेंगे, उसका 1/3 करेंगे और कैश रेशियो का से भी मल्टीप्लाई करके जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अगर हमारा 50% से 90% के बीच में है तो उस केस में हम नोशनल प्रॉफिट का 2/3 इंटू कैश रेशियो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। गाइस ये चीज़ जो है ना वो मैं इसलिए जल्दी पढ़ा रही हूँ बिकॉज आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस तो कर ही लिए होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग के, ठीक है। तो आपने ये चीज़ तो वहाँ पे पढ़ ही ली होगी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत डीप में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है अगर कॉन्ट्रैक्ट नियर टू कंप्लीशन है तो उस केस में हम नॉशनल प्रॉफिट का यूज़ नहीं करते, उस केस में हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट का यूज़ करते हैं। अभी तक हम नॉशनल का यूज़ कर रहे थे ना। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से हम टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस कर देते हैं और फिर उसके बाद या तो ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के जो भी हमारे पास प्रॉफिट निकल के आता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब नॉशनल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी देख लो। तो नॉशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू है वर्क सर्टिफाइड उसमें ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क डन, वर्क टू डेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है नॉशनल प्रॉफिट निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग स्टेट इट्स एडवांटेज। तो ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आया है। गाइज आपने देखा होगा अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उनके आगे लिखा है कितने मार्क्स के वो आए हैं PYQs में, ठीक है।
देन आता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होता है। देखो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंट है और कॉस्ट अकाउंट है उसकी अलग अलग बुक्स नहीं बनाई जाती, बल्कि एक सिंगल बुक बनाई जाती है और दोनों अकाउंटिंग एक ही बुक में करी जाती है। इससे क्या होता है कि डुप्लीकेसी नहीं होती। डुप्लीकेसी मतलब उस बुक में अलग एक बार रिकॉर्ड करे, उस बुक में अलग, ऐसा नहीं होता, एक ही बुक में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आपको दो दो बुक खंगालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बुक को देख के अपना पूरा डिसीजन ले सकते हो, पूरी डिटेल फेच कर सकते हो। टाइम भी कम लगता है। क्यों? क्योंकि दो बुक बनाने में ज़्यादा टाइम जाएगा, आई होप ये तो आपको पता है। एक बुक बनाने में कम टाइम जाएगा। यही इसकी एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस लिखी है कि डुप्लीकेशन नहीं होता, लेबर का टाइम सेव होता है, क्लियरिकल एक्सपेंस सेव होता है, रिकन्सिलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक ही बुक है। एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें दोनों अकाउंट्स की, ठीक है। इससे बेटर कोऑर्डिनेशन होता है फाइनेंशियल और कॉस्ट डिपार्टमेंट में। इसके अलावा मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, What do you mean by the control account under non-integral accounting system? Give their significance. तो देखो कंट्रोल अकाउंट को समझने से पहले तुम्हें नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम पता होना चाहिए। नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर जो फाइनेंस की बुक है वो अलग से बनाई जाती है, मतलब फाइनेंशियल कॉस्टिंग अलग होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होती है। इससे क्या होता है कि आपकी दो दो अलग बुक बनती है। उस केस में हम क्या करते हैं? कंट्रोल अकाउंट का यूज़ करते हैं। अब समझो तो क्या होता है, जो कॉस्ट लेजर होता है ना उसके अंदर बहुत सारे समरी अकाउंट होते हैं। वो समरी अकाउंट कौन होते हैं? वही समरी अकाउंट को कंट्रोल अकाउंट कहा जाता है। कंट्रोल अकाउंट क्या है कि टोटल अकाउंट है जो मेंटेन किया जाता है प्रिंसिपल कॉस्ट लेजर में, और ये सब्सिडरी लेजर की समरी कंटेन करता है। मतलब सब्सिडरी लेजर में बहुत ही डिटेल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, उसकी जो समरी है वो हमारा कंट्रोल अकाउंट में होता है। आप ये कह सकते हो कि कंट्रोल अकाउंट जो है ना डबल एंट्री सिस्टम को करने में हेल्प करता है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने में कंट्रोल अकाउंट हेल्प करता है ना। और ये जो कॉस्ट लेजर है उसको सेल्फ बैलेंसिंग बनाता है। एक तरीके से ये कॉस्ट लेजर और सब्सिडरी लेजर के बीच में लिंक का काम करता है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये हेल्प करता है कॉस्ट लेजर को सेल्फ बैलेंसिंग करने में बाय कंप्लीटिंग अ डबल एंट्री सिस्टम। ये समरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग अ ट्रांजेक्शन जो हमने सब्सिडरी लेजर में रिकॉर्ड करे हैं। ये डिटेल्ड क्लियरिकल वर्क जो है वो कम करता है। ये एरर लोकेट करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये इफेक्टिव कंट्रोल प्रोवाइड करता है मटीरियल, वेजेस, ओवरहेड, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, sound costing system must place the same emphasis on a cost control as the cost assignment. अब cost assignment क्या होता है? देखो इसका मतलब है कि आप किसी cost को डिटरमाइन कर रहे हो। कोस्ट असेसमेंट हेल्प करता है मैनेजमेंट को एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने में, कैसे कलेक्ट करके और एनालाइज करके जो भी एक्सपेंस है रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड। तो एक्यूरेट कॉस्ट असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकें, कोटेशन प्रिपेयर कर सके या मेजर कर सके प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के लिए। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी ना कॉस्ट की तो मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस डिसीजन नहीं ले पाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ कॉस्ट डिटरमाइन करने से कुछ नहीं होता, कॉस्ट को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होता है ना मैनेजमेंट का वो सिर्फ कॉस्ट को जानना नहीं होता बल्कि अननेसेसरी कॉस्ट को कम करना भी होता है ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, एक्सपेंडिचर कम हो सके। कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट से और जो भी वेरिएंस आता है उसको आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि वेस्टेज ना हो और इनएफिशिएंसी कम हो, ठीक है। अब देखो इसीलिए जो बिजनेस है उसको दोनों चीज़ करनी चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल भी और कॉस्ट असेसमेंट भी, क्योंकि अगर सिर्फ अगर जो बिजनेस है वो सिर्फ कॉस्ट को असर्ट कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन की जो एक्सपेंस है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती रहेगी। लेकिन अगर इफेक्टिवली कंट्रोल भी करा जाएगा तो वेस्टेज कम होगा, मटेरियल का, आइडल लेबर टाइम कम होगा और ओवरहेड भी हमारा कंट्रोल होगा, जिससे हमारे रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज होंगे और जो प्रॉफिट है ना हमारा वो इंक्रीज होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, cost may be classified in a variety of way according to their nature and the information needed of the management. Explain and discuss the statement giving example of classified required of different purpose. ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मैंने तुम्हें ऊपर भी पढ़ाया है, कैसे? अब देखो यहाँ पे अगर हम कॉस्ट को क्लासिफाई करें नेचुरल एलिमेंट के बेसिस पे तो ये डिवाइड होती है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट या एक्सपेंस। मटेरियल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज़ हुआ है, ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। देन उसके बाद लेबर कॉस्ट मतलब जो हमने वेजेस पे किए हैं वर्कर को, ये डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है। एक्सपेंस मतलब मटीरियल और लेबर को छोड़ के जितना और एक खर्चा आया है ना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस भी हमारा डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। अगर हम क्लासिफिकेशन करें फंक्शन के बेसिस
बेसिस पे। तो क्या क्या आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये अभी आपको ऊपर मैंने दूसरे क्वेश्चन में पढ़ाए थे। देन अगर हम बिहेवियर के बेसिस पे देखें तो फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, ये भी डिटेल में अभी ऊपर आपको पढ़ाए थे, ठीक है। अगर हम ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट को हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस या जॉब से। इसके अंदर क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जिसे हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट से ट्रेस ना कर पाएँ, जैसे फैक्ट्री रेंट, सुपरवाइजर सैलरी, और ये हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के अंदर आता है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, अगर कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट को मैनेजर कंट्रोल कर सकता है एक पर्टिकुलर लेबर पे। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जिसको मैनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर नॉर्मेलिटी के बेसिस पे देखें तो नॉर्मल कॉस्ट होती है, मतलब जो नॉर्मली ऑपरेटिंग कंडीशन में हमारी कॉस्ट जितनी आनी है दैट इज़ नॉर्मल कॉस्ट, जैसे नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल आइडल टाइम। बट एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है कि सडनली कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, लाइक कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन अराइज हो गई, लाइक एक्सीडेंट या फिर मशीन ब्रेकडाउन, उसकी वजह से जो कॉस्ट होती है दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। अगर हम टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। गाइस मेरे को पता है ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, आपको जितनी याद रहती है ना, अगर मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप 6 क्लासिफिकेशन तो लिखकर आपको आनी है, और उनके जो पार्ट हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन करके आना। अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है 12-13 नंबर का तो कोशिश करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, ज़रूरी नहीं सारी याद रहे बट ज़्यादा से ज़्यादा। अब टाइम के बेसिस पे देखें तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट अभी इनकर्ड होनी है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट हम डिटरमाइन कर लेते हैं या बजटेड कॉस्ट हम डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर हम डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे देखें तो रिलेवेंट कॉस्ट मतलब जो हमारे डिसीजन मेकिंग में जिसका रोल होता है। इररिलेवेंट कॉस्ट मतलब जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट भी नहीं करती। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मैंने एक अल्टरनेटिव चूज़ किया तो उसकी वजह से दूसरे अल्टरनेटिव से मुझे जो बेनिफिट मिलना था वो सेक्रीफाइस हो गया, है ना। मान लो अगर मेरा एक अपार्टमेंट था, मैंने उसे रेंट पे दे दिया, उसकी जगह पे जो मैं ऑफिस खोल सकती थी वो बेनिफिट मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। तो रेंट जो ऑफिस खोलने का जो बेनिफिट था वो सेक्रीफाइस किया, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके अलावा आता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है और अब इरिकवरेबल है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक यूनिट मैंने प्रोड्यूस की, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट आई दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों ब्रांच है अकाउंटिंग की, लेकिन वो अलग हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिया है। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है बिजनेस के, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और लॉस डिटरमाइन करता है एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, और कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइन करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है वो डिटरमाइन हो सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर सके। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम कॉस्ट असर्टमेंट कर सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। इसके यूजर्स कौन होते हैं, तो इसके यूजर्स होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे शेयर होल्डर, क्रेडिटर, वही तो कंपनी की बैलेंस शीट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, है ना। ये इसके जो यूज़र होते हैं, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के जो यूज़र होते हैं वो मेनली इंटरनल मैनेजमेंट होते हैं जो प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए इस डेटा को यूज़ करते हैं। नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे समराइज्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है पूरे बिजनेस की। यहाँ पे डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट वाइज, प्रोसेस वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, जॉब वाइज। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कि ये लीगली रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना लीगली रिक्वायर्ड है अंडर द कंपनी एक्ट 2013। बट ये वाली जो अकाउंटिंग है वो कंपल्सरी नहीं है, बिजनेस सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और डिफरेंस है, आप एक बारी रोक के पढ़ लेना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द लेबर टर्नओवर, डिस्कस द डिफरेंट मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग अ लेबर टर्नओवर। देखो लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है कि जो लेबर कंपोजिशन है उसमें जो चेंज आता है, क्योंकि कुछ लेबर छोड़ के जाती है और कुछ वर्कर ज्वाइन करते हैं, तो वो जो चेंज आता है ना, रेट ऑफ चेंज, दैट इज लेबर टर्नओवर, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में। सिंपल वर्ड में कहो तो ये एम्प्लॉयज़ का मूवमेंट दिखाता है इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हाई लेबर टर्नओवर है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो वर्कफोर्स कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि हमें नया वर्कर चाहिए तो उसके लिए हमें फिर से रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सुपरवाइज करना पड़ेगा नए वर्कर को, ठीक है। अब मेथड्स क्या है लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के,
लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करने का पहला मेथड है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में क्या होता है कि हम यहाँ पे लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ कितने जो वर्कर हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए हैं पर्टिकुलर पीरियड में, इररिस्पेक्ट कि उनको रिप्लेस करा गया है या नहीं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग अ पीरियड इंटू 100। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दे ही दिया है। देन आता है रिप्लेसमेंट वर्कर। यहाँ पे क्या होता है, हम लेबर टर्नओवर को मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्कर जो रिक्रूट हुए हैं उन लोगों की जगह पे जो लोग छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड क्या होता है, ब्रॉडर मेजर है लेबर टर्नओवर का, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन को भी कंसिडर करा जाता है और रिप्लेसमेंट को भी करा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ फीफो एंड लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटीरियल इश्यूज इन अ पीरियड ऑफ स्टडली राइजिंग प्राइस एंड स्टडली फॉलिंग प्राइस। देखो, हमसे पहले तो ये पूछा है कि फीफो लीफो क्या है। ठीक है, आपको पहले तो ये बताना है, उसके बाद ये बताना है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा तो कौन सा सूटेबल है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा होगा तो कौन सा सूटेबल है। ठीक है, तो सूटेबिलिटी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे सजेस्ट नहीं करके आनी कि ये वाला सूटेबल है, नहीं, आप बताओ कि फीफो के अंदर अगर प्राइस बढ़ा होगा तो कैसे कैसे सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही होंगी, लीफो के अंदर अगर प्राइस बढ़ा होगा तो कैसे कैसे चीज़ें अफेक्ट हो रही होंगी। अब पहले लीफो फीफो समझो। लीफो पहले समझते हैं फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम यहाँ पे ये मानते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने पहले ख़रीदा है या जो रॉ मटेरियल हमने पहले ख़रीदा है उसे हम पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लो मैंने पहले ये वाली चीज़ खरीदी है तो पहले मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर मैंने ये वाली चीज़ खरीदी है तो मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी। दैट इज़ फीफो, मतलब पहले जो चीज़ आई वही पहले आउट होगी। लीफो इसका उल्टा होता है। लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में प्रोडक्ट आया है, जो लास्ट में रॉ मटेरियल आया है उसे हम पहले यूटिलाइज करेंगे। अब देखते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा होगा या प्राइस घट रहा होगा तो उस केस में क्या सूटेबिलिटी है। तो देखो, मान लो अगर प्राइस बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में अगर हम फीफो यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो हम मटेरियल इशू कर रहे हैं ना प्रोडक्शन के लिए, वो ओल्डर और लोएस्ट प्राइस पे होगा। क्योंकि मान लो मैंने ये वाला सामान जो है वो 3 महीने पहले ख़रीदा था 10 रुपये का, लेकिन अब इसका सामान का जो प्राइस है वो 25 रुपये हो गया। अब जो मैं सामान खरीद रही हूँ ना इसके जैसा वो 25 रुपये पे खरीद रही हूँ। अब मेरे को प्रोडक्शन करनी है तो पहले तो मैं ये वाला सामान ही प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज़ करूँगी, है ना, बाद वाला सामान तो बाद में करूँगी। लेकिन फीफो क्या कहता है, जो पहले आया वो पहले यूटिलाइज़ होगा। तो मैं जो अब अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाऊंगी उसमें मैं ये 10 रुपये की कॉस्ट कंसिडर करूँगी, 25 रुपये की थोड़ी करूँगी। तो इसका मतलब ये है कि फीफो के अंदर जो मटेरियल इशू करा है वो लोअर कॉस्ट पे होगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा ना वो हाईयर प्राइसेस पे होगा। ठीक है, सूटेबिलिटी क्या है इसकी कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है क्योंकि इशू प्राइस आपका कम होता है, प्रॉफिट आपका ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है और आपकी बैलेंस शीट बढ़िया प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर प्राइस घट रहा होगा, अब अगर फॉलिंग प्राइस है तो इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा क्या होगा कि आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है, इशू ऑफ मटेरियल की कॉस्ट है वो हाई हो जाएगी। इससे क्या होगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर लीफो का यूज़ किया जा रहा होगा तो क्या होगा। देखो, अगर लीफो का यूज़ किया जा रहा है तो इशू मटेरियल जो है वो करंट हाईयर प्राइस पे होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपके पास कौन सा मटीरियल होगा, पिछले का, पहले का मटीरियल, है ना, क्योंकि हम लीफो यूज़ कर रहे हैं। और जब इसका प्राइस प्राइस कम होगा, ठीक है, प्राइस फॉल होगा तो इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखती हैं, आप देख सकते हो पूरी चीज़ें। ओके, आपको समझ तो आई होप आ ही गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड अराइजेज, हाउ इट इज ट्रीटेड इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखो, आप सभी को पता है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, पावर वगैरह। ठीक है, अब क्योंकि ये जो ओवरहेड है वो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकते तो इसीलिए हम कोई प्रोडक्शन मेथड को, मतलब डिफरेंट प्री डिटरमाइन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को यूज़ करके इनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ ओवरहेड हमने एब्जॉर्ब करा है वो डिफर हो सकता है एक्चुअल ओवरहेड से, और इसी वजह से
अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड अराइज होते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होते हैं अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन के? तो सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि ओवरहेड आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ बेस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट, जिससे एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंस जो है वो डिफर हो गई है ना एस्टीमेट से, या फिर जो एक्चुअल प्रेडिक्शन है वो डिफर हो गई फ्रॉम द एस्टिमेटेड प्रेडिक्शन। इसके अलावा सीजनल फ्लक्चुएशन हो सकता है, चेंज इन वर्किंग कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, जैसे पावर की कॉस्ट एकदम से बढ़ गई है ना। इनकरेक्ट एस्टीमेट हो सकता है लेबर आर या मशीन आर का, जिसके बेसिस पे हमने एब्जॉर्प्शन किया था, या फिर आइडल टाइम, मशीन ब्रेकडाउन, स्ट्राइक, एबनॉर्मल कंडीशन हो सकता है, प्राइस लेवल ऑफ मटेरियल, वेजेस या यूटिलिटी चेंज हो सकता है, या फिर इनएप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन मेथड हमने यूज़ कर लिया है, इसकी वजह से भी अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि हम सप्लीमेंट्री रेट यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट्री रेट में कब होता है? जब हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बड़ा नहीं होता, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में राइज होता है, तो हम जनरली सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, इस मेथड का यूटिलाइज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि ओवरहेड को हम चार्ज कर देते हैं किस पे? वर्क इन प्रोग्रेस पे, फिनिश्ड गुड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में, इन प्रपोर्शन टू द ओवरहेड जो ऑलरेडी उन्होंने एब्जॉर्ब करे, ठीक है। अगर ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो एडिशनल ओवरहेड जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो एक्सेस अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। दूसरा होता है कि जो भी हमारा ओवरहेड का आ रहा है अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर ओवरहेड या ओवर ओवरहेड, उसे हम कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डाल देते हैं। तीसरा है कि हम उसे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। गाइज एक चीज़ और, आपने देखा होगा कि आपके क्वेश्चन ने थोड़ी चीज़ें पूछी हैं, लेकिन मैंने आपको डिटेल में चीज़ें बताई हैं। पता है उसका रीज़न क्या है? मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत इधर उधर की जो भी बची है, वो सब मैं आपको कवर कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि PYQ में जो क्वेश्चन आया है वो बिल्कुल एज इट इज़ आएगा, लेकिन हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड इसके आसपास का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देख के कि अरे इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इतनी सी बात पूछी है, मैं तो बस इतना सा पढ़ूँ, ऐसा मत करना। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ सारी चीज़ें पढ़ना, और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके इस PDF को एटलीस्ट एक बार आपको रीड करना है। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट करना ही है, ठीक है, इट अ मस्ट। देन आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग इज वन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग टू कीप द कॉस्ट बुक, एक्सप्लेन। अब हमें नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करने को बोला है। देखो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम दो अलग अलग बुक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक बुक नहीं बनाते, अलग अलग बुक बनाते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट है वो इंडिपेंडेंटली मेंटेन करा जाता है एक दूसरे से। फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, वाइल जो कॉस्ट अकाउंट है वो सेपरेटली मेंटेन करा जाता है फॉर अ कॉस्ट असेटमेंट, कॉस्ट कंट्रोल और मैनेजर डिसीजन मेकिंग के लिए। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है वो सेपरेट कॉस्ट लेजर और सब्सिडरी लेजर भी बनाता है। सिंस कॉस्ट अकाउंट आर मेंटेन सेपरेटली, एक स्पेशल अकाउंट खुलता है जिसे कहते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। उसे खोला जाता है ताकि जो हमारा कॉस्ट लेजर है वो सेल्फ बैलेंस कर ले या फिर डबल एंट्री सिस्टम को पूरा कर दे, ठीक है। इस सिस्टम को कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम बिकॉज कोस्ट लेजर एंड द फाइनेंशियल लेजर आर कनेक्टेड थ्रू द कंट्रोल अकाउंट। जो कोस्ट लेजर है और फाइनेंशियल लेजर है वो किससे कनेक्ट होता है? कंट्रोल अकाउंट से, ठीक है। इसका मेन पर्पस यही होता है सिस्टम का कि डिटेल कोस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए फॉर अ कोस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग, बजटिंग एंड मैनेजरियल डिसीजन विदाउट डिस्टर्बिंग अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेजर कौन कौन से हैं अंडर द नॉन इंटीग्रेटिंग अकाउंटिंग? तो सबसे इंपॉर्टेंट लेजर है कोस्ट लेजर, देन आता है स्टोर लेजर, देन वर्क इन प्रोग्रेस लेजर एंड फिनिश्ड गुड्स लेजर। ये इंपॉर्टेंट लेजर है। इसके अलावा एडवांटेज क्या है नॉन इंटीग्रेटिंग अकाउंटिंग की? तो देखो एडवांटेज क्या है कि ये डिटेल कोस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेपरेटली फॉर मैनेजर पर्पस के लिए। ये इफेक्टिवली कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट असेटमेंट में हेल्प करता है। कोस्ट रिकॉर्ड जो है वो हम अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट नीड मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारी जो कोस्ट की इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है क्योंकि हम उसे फाइनेंशियल अकाउंट से अलग बनाते हैं। इसके अलावा हम कोस्ट रिपोर्ट और कोस्ट स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे डुप्लीकेसी का काम बढ़ जाता है, क्लैरिकल वर्क और अकाउंटिंग कोस्ट में, ठीक है। उसके अलावा रिकन्सिलेशन की ज़रूरत पड़ती है और चांसेस ऑफ एरर एंड डिफरेंस इंक्रीज हो जाते हैं।
अब देखो, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा था, बट मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री भी लेके आई हूँ। क्यों? क्योंकि आपसे जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है। कौन कौन सी जर्नल एंट्री है एक बार देख लो। सबसे पहले अगर मटेरियल परचेस किया है तो उस केस में कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन, मटेरियल जो है इशू करा है प्रोडक्शन पे, तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर इशू करा है इनडायरेक्ट मटेरियल तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। यहाँ पे अगर डायरेक्ट करा है तो वर्क इन प्रोग्रेस में, और अगर इनडायरेक्ट करा है तो फैक्ट्री ओवरहेड में। वेजेस पे करी तो वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। डायरेक्ट वेजेस चार्ज करी है प्रोडक्शन पे तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट टू वेज कंट्रोल अकाउंट। अगर इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज करी है फैक्ट्री ओवरहेड पे तो यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस की जगह। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड हुई है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करी है तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ट्रांसफर करा है कंप्लीशन प्रोडक्शन का, मतलब कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट, अब उसको ट्रांसफर करा है तो कहाँ से ट्रांसफर होगा? वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश्ड गुड में ट्रांसफर होगा, है ना। तो वर्क फिनिश्ड गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल। अब हमने फिनिश्ड गुड को सेल करा है तो इसका मतलब क्या है कि फिनिश्ड गुड से वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया होगा, है ना, क्योंकि सेल्स करा है ना। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, इसी के साथ आपकी पूरी इंपॉर्टेंट थ्योरी होते हैं कंप्लीट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आप नोट्स परचेस कर रहे हैं और आपको कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आप आराम से अपनी बात कह सकते हो, ठीक है। और हम वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कमेंट्स का इतना पता नहीं चलता, वहाँ पे आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। सो थैंक यू।